नमस्कार। आज के वीडियो में बाबर हुमायूं की कठिनाइयों के लिए कहाँ तक उत्तरदायी था, इस पर चर्चा करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत के पश्चात भारत में मुगल वंश का शासन प्रारंभ हुआ और मुगल राज्य की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तो फिर उसके उत्तराधिकारियों हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में उत्तरोत्तर विकास हुआ। आज के वीडियो में अपन को ये देखना है कि मुगल सम्राट बाबर हुमायूं की कठिनाइयों के लिए कहाँ तक जिम्मेदार था। तो बाबर ने भारत में जिस मुगल साम्राज्य की स्थापना की, उसके लिए उन्होंने विभिन्न युद्ध लड़े और उसके परिणाम स्वरूप उसका जो उत्तराधिकारी था हुमायूं, उनके अनेक प्रतिस्पर्धी भी उत्पन्न हुए। तो राज्य के अंदर एवं बाहर अनेक महत्वाकांक्षी व्यक्ति या शक्तियां मुगल साम्राज्य को हस्तगत करने की तैयारी में थी। यानी उनको जब भी मौका मिले तब भी वो मुगल साम्राज्य को समाप्त करना चाहते थे। तो प्रारंभिक चरण में मुगलों की प्रशासनिक, सैनिक और आर्थिक व्यवस्था भी अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि बाबर को तो इतना समय नहीं मिल पाया कि वो एक उचित प्रशासनिक तंत्र व सैन्य तंत्र स्थापित कर सके। तो बाबर ने जो ताज सौंपा था वो हुमायूं के लिए वैसे कांटों से भरा हुआ ही था प्रारंभिक अवस्था में। तो बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार का वास्तविक सिद्धांत नहीं था। यानी प्रारंभ में जो प्रथम समस्या थी वो तो थी गद्दी परासीन होने की। तो प्रत्येक जो समर्थ व्यक्ति था वो शासक बनने की कोशिश करता था और इससे क्या होता था, षड्यंत्र रचे जाते थे। तो हुमायूं के साथ भी यही हुआ। जब बाबर के प्रधानमंत्री द्वारा मेहंदी ख्वाजा को गद्दी पर बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ अमीरों के समर्थन और हुमायूं ने खुद के प्रयास से गद्दी पर अधिकार कर लिया। फिर उत्तराधिकारी तो बन गया बाबर का। फिर आगे देखें तो बाबर ने अपने साम्राज्य निर्माण और विजयों में अपना संपूर्ण खजाना व्यय कर दिया था, क्योंकि उसका प्रयास यही था कि सैनिकों और अमीरों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसन्न करके उनका सहयोग प्राप्त करना। तो इसलिए हुमायूं के पास प्रशासनिक एवं सैन्य आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त धन नहीं था और प्रशासनिक शिथिलता के कारण राजकीय कर की वसूली होना भी असंभव था। तो बाबर की इस अव्यवस्था ने हुमायूं को साम्राज्यिक स्तर पर ही दुर्बल बना दिया था। तो दूसरा कारण यह हो गया कि बाबर ने जो राजकोष छोड़ा था वो खाली था। फिर आगे देखें तो बाबर द्वारा मुगल अमीरों को जागीर प्रदान करने की व्यवस्था से भी राज्य की जो आंतरिक स्थिति थी वो कमज़ोर हुई, क्योंकि जो मुगल जागीरदार थे वो अपने अपने क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने लगे। यानी शासक को वरीयता न देकर वो अपना ही प्रभुत्व जमाने में व्यस्त हो गए। तो जो हुमायूं के निकट संबंधी थे मिर्जा वर्ग, और वो हुमायूं से अधिक प्रभावशाली हुआ और वो हुमायूं को महत्व देने को ही तैयार नहीं थे। और इसके अतिरिक्त राज्य के कुछ अन्य उच्च पदाधिकारी थे, वो भी हुमायूं के प्रति द्वेषपूर्ण भाव रखने लगे। फिर आगे देखें तो जो बाबर के कार्य हैं उससे सेना भी प्रभावित हुई, क्योंकि बाबर ने जो लूट में धन प्राप्त हुआ था वो सैनिकों के स्थान पर अमीरों में वितरित किया था। तो उन्होंने सैनिकों को कम महत्व दिया। दूसरी बात ये थी कि उनकी सेना में मुगल, चगताई, उज्बेक, ईरानी, अफगानी और भारतीय सैनिक शामिल थे, यानी कई वर्गों का समूह था। तो इन सैनिकों के मध्य भी आपसी मतभेद व वैमनस्य की भावना थी।
तो बाबर ने इस सेना पर भी कुशलता से नियंत्रण नहीं रख सका। यानी बाबर ने तो अपने समय में जो ये सैन्य तंत्र था अनेक वर्गों या समूह का, वो अपने समय में तो इसको नियंत्रित कर पाए, लेकिन फिर बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के समय में यह सेना अनियंत्रित होने लगी। फिर अगला अपन आगे देखें कि वो किस तरह जिम्मेदार थे। तो बाबर का ये कहना था कि उसका जो साम्राज्य है वो अपने सभी पुत्रों में उसका विभाजन होना चाहिए। तो बाबर की इच्छा अनुसार ही हुमायूं ने अपने भाइयों के मध्य साम्राज्य का बंटवारा कर दिया था। तो ये भी हुमायूं के लिए एक समस्या बनी। तो हुमायूं ने साम्राज्य विभाजित कर कामरान को काबुल, हिंदाल को मेवात और अस्करी को संभल की जागीर प्रदान कर दी। परंतु जो हुमायूं के भाई थे वो उनके साथ सहयोगी प्रवृत्ति नहीं अपनाई और वो हुमायूं से संघर्ष करने लगे। तो उससे जो उनके संबंधी थे विरोधी और जो अन्य शक्तिशाली प्रभावशाली वर्ग थे वो भी हुमायूं के विरुद्ध खिलाफत पर उतर आए। इसके साथ ही बाबर के भारत में प्रशासनिक अव्यवस्थाओं की भी समस्या थी, क्योंकि बाबर को प्रशासन की तरफ ध्यान देने का उचित समय नहीं मिल पाया, क्योंकि वह तो युद्धों व लड़ाइयों में व्यस्त रहा। तो प्रशासन के अभाव में मुगलों का जो शासन प्रशासनिक जो तंत्र था वो अप्रभावकारी था और इसे प्रारंभ में जनता का समर्थन एवं सहयोग भी प्राप्त नहीं हो पाया। फिर आगे देखें तो बाबर ने अफगानों की शक्ति को तो दबाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी वह इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो सका। जैसे अपन देखें तो बंगाल और बिहार के अतिरिक्त अन्य भागों में जो अफगान थे वो अपनी शक्ति को संगठित कर रहे थे। जैसे शेर खां अफगानों को संगठित कर भारत में अफगान राज्य की स्थापना का प्रयास कर रहा था और इसी प्रकार आलम खां लोदी जो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की सहायता से सेना संगठित कर रहा था। तो हुमायूं को इन अफगानों के अतिरिक्त बंगाल और गुजरात के सुल्तान से भी पर्याप्त खतरा बना हुआ था, क्योंकि ये दोनों ही अफगानों का सहयोग कर मुगलों का राज्य समाप्त करना चाहते थे। तो जिनका अपन ने अभी जिक्र किया है कि उत्तराधिकार के वास्तविक सिद्धांत का अभाव, विभिन्न वर्गों के मध्य परस्पर मतभेद, हुमायूं के समय में सैन्य शिथिलता, राजकोष की रिक्तता, प्रशासनिक शिथिलता, ये सब बाबर के समय से ही प्रकट हुई समस्याएं थी। तभी कुछ विद्वानों ने कहा है कि बाबर ने अपने पुत्र को एक ऐसा राजतंत्र सौंपा जो युद्धकालीन परिस्थितियों में ही रह सकता था, जो शांतिकाल में दुर्बल, आकारहीन एवं पतनोन्मुख था। फिर भी कहा जा सकता है कि अगर 1530 में बाबर की मृत्यु नहीं होती और उसको उचित समय मिल पाता तो वह मुगलों के लिए एक उचित प्रशासनिक तंत्र एवं सैन्य तंत्र की स्थापना कर पाता और जो भी उनके सम्मुख जो समस्याएं प्रकट हुई थी उनका समाधान कर सकता। लेकिन समय अभाव के कारण उन्होंने जो मुगल साम्राज्य हुमायूं के लिए वो छोड़कर गए थे वो समस्याओं से घिरा हुआ था।